ये देश की एक नामी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल की घटना है। रात के 9 बज रहे हैं। हॉस्टल का दूसरा फ्लोर, कमरा नंबर 70। कमरे में कथित तौर पर कुछ सीनियर्स का जमावड़ा है। हो हल्ला चल रहा है। फिर कमरा नंबर 68 से एक लड़के को बुलाया जाता है। ये लड़का फर्स्ट ईयर का छात्र है, नया नया आया, जिसे यूनिवर्सिटी की भाषा में फ्रेशर भी कहा जाता है। ये लड़का अपने कमरे से निकलकर रूम नंबर 70 में पहुंचता है और फिर जो हुआ वो बताना बहुत मुश्किल है। कथित सीनियर्स का आदेश आता है। फ्रेशर से कहा जाता है कि कॉरिडोर में जाओ। जब वो जा रहा था तब जबरन उसके सारे कपड़े उतार दिए गए। उस लड़के के लिए कुछ भी समझ पाना मुश्किल है। वो इधर उधर भागता है। पहले कमरा नंबर 65 में जाकर खुद को अंदर बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं कर पाता। इस कमरे से उस कमरे से अगले कमरे, नग्न अवस्था में खुद को बचाने की कोशिश में वो 17 साल का लड़का इधर उधर भाग ही रहा है और कथित तौर पर खुद को सीनियर बताने वाले भेड़िए उसे दौड़ाते रहे। रात 11 बजे तक ये घिनौना खेल चलता ही रहा, जिसे हम आप रैगिंग कहते हैं। 1 घंटा भी नहीं बीता था। 11:45 पर वो फर्स्ट ईयर का लड़का हॉस्टल की बालकनी से गिरता है और कुछ देर बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। 9 अगस्त की रात से ये सब हो रहा था पश्चिम बंगाल के कोलकाता में जादवपुर यूनिवर्सिटी के मेन हॉस्टल में। उस लड़के की मौत गिरकर हुई या वो उस रात के ट्रॉमा को बर्दाश्त नहीं कर पाया और ख़ुद को ख़त्म करने के लिए उसने छलांग लगा दी, या फिर उसे धकेला गया और उसकी हत्या कर दी गई। इन सारे सवालों की गुत्थियां पुलिस सुलझाएगी और अदालत सज़ा देगी। पर सवाल ये भी है, जब रैगिंग के ऐसे संगीन मामले आ रहे हैं तो देश में रैगिंग के खिलाफ अलग से कोई कानून क्यों नहीं है? तो बड़ी खबर में आज बात करेंगे जादवपुर यूनिवर्सिटी में हुए इस घिनौने कांड पर, रैगिंग पर और देश में रैगिंग को लेकर मौजूद कानून पर। नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। 9 अगस्त के बाद से जादवपुर विश्वविद्यालय में सब कुछ पहले जैसा सामान्य नहीं है और नदिया ज़िले के उस परिवार में भी नहीं जिसने बांग्ला भाषा में ऑनर्स करने के लिए अपना बेटा यूनिवर्सिटी भेजा था, लेकिन वो जीवित नहीं लौटा। 9 अगस्त की रात पुलिस को सूचना मिली कि एक छात्र हॉस्टल की बालकनी से गिर गया। तब रात के 11:15 बज रहे थे। घायल छात्र को पास के निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां कुछ देर बाद वो दम तोड़ देता है। सुबह उसकी मां के पास फ़ोन जाता है कि उनका बेटा हॉस्टल की बालकनी से गिर गया। मृतक छात्र के परिवार के एक सदस्य ने इंडियन एक्सप्रेस से बताया कि 9 अगस्त की शाम पीड़ित ने अपनी मां को फ़ोन कर कहा था उसे ठीक नहीं लग रहा, वो बहुत डरा हुआ है। उसने अपनी मां से ये भी कहा था कि उसे बहुत कुछ बताना है। परिवार ने सुसाइड की सभी संभावनाओं को खारिज करते हुए कहा है कि ये एक रैगिंग का केस है। वो मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ था, तो ऐसा कदम क्यों ही उठाता? प्रशासन खूब अच्छा तरफ से वो मेरा लड़का को जो कातिल है उसको पकड़ाया। अभी मैं इंतजार कर रहा हूँ उसका सर्वोच्च सजा। फांसी तक हम चाहते हैं। ये सर्वोच्च सजा मिल जाएगा तो शिक्षांगन, जहाँ पे बच्चे लोग शिक्षित होने के लिए जा रहा है, उसके बाद में वो लोग खून होके, लाश होके घर वापस ना आता है। फिर हमारा जो लड़का चला गया तो चला गया, उसको हम कभी नहीं वापस मिलेगा। लेकिन दूसरे कोई पेरेंट्स को ऐसा हाल हमारा जो हाल हुआ है, ऐसा हाल नहीं हुआ। हम यही चाहते हैं जो सारा बंगाल से, सारा इंडिया से, सारा वर्ल्ड से ये रेगिंग खत्म हो जाता है। मेरा ये लड़का का आत्म बलिदान के साथ रेगिंग पूरा खत्म हो जाता है देश से, सारा वर्ल्ड से। हम यही चाहते हैं। पुलिस ने इस मामले में अब तक यूनिवर्सिटी के 13 छात्रों को गिरफ्तार कर लिया है। मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट का सौरभ चौधरी इस मामले का मुख्य आरोपी बताया गया है। इसके अलावा 6 ऐसे लोग हैं जो यूनिवर्सिटी के मौजूदा छात्र हैं, जबकि 6 पूर्व छात्र हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इन सभी पर मर्डर का केस दर्ज किया गया है। इनमें से एक पर पुलिस के काम में बाधा डालने का भी आरोप है। अंग्रेजी अखबार टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस को बरगलाने के लिए एक छात्र ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया था। पुलिस के मुताबिक ऐसा इसलिए किया गया ताकि पुलिस को रैगिंग के बारे में पता ही न लगे। यहाँ सवाल ये भी उठता है कि यूनिवर्सिटी के 6 पूर्व छात्र जो इस मामले में आरोपी हैं, अब उन्हें हॉस्टल में रहने की इजाज़त दी किसने? कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यूनिवर्सिटी के छात्रों का दावा है कि हॉस्टल में पूर्व छात्र रहते हैं। अगर ये बात सही है तो क्या ये सब यूनिवर्सिटी प्रशासन की जानकारी में हो रहा है या फिर प्रशासन को भी नहीं पता कि उसके हॉस्टल में क्या हो रहा है?
इस केस में एक और पहलू है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हॉस्टल के छात्रों ने पुलिस को बताया कि मृतक छात्र ने एक बार कहा था कि वो गे नहीं है। पुलिस का कहना है कि इस एंगल से भी जांच की जा रही है कि क्या उससे लैंगिकता के आधार पर भी परेशान किया गया, प्रताड़ित किया गया। द ललन टॉप ने अपने 3 सवालों के साथ में जादवपुर यूनिवर्सिटी के कुलपति से संपर्क किया। उन्होंने हमारा फ़ोन लिया और फ़ोन पर हमसे कहा कि हम अपने सवाल मेल के माध्यम से उन्हें भेजें। ये सवाल हमने उन्हें मेल भी किए, लेकिन बुलेटिन की तैयारी तक उनकी ओर से जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। ये तो एक केस है, लेकिन क्या ये पहला है? बिल्कुल नहीं। क्या ये अंतिम केस है? कहा नहीं जा सकता। दुर्भाग्य से और अचेतन से नहीं में ही जवाब मिलता है। हम आपको एक आंकड़ा दिखाते हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट चंद्रशेखर गौड़ ने आरटीआई दायर की थी, जिसके जवाब में यूजीसी ने बताया कि पिछले 5 सालों में कम से कम 25 छात्रों ने रैगिंग की वजह से अपना जीवन खत्म कर लिया। महाराष्ट्र और तमिलनाडु से 4-4, ओडिशा से 3, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना में 2-2, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पंजाब से 1-1 मौत की रिपोर्ट आई है। द हिंदू के मैत्री पोरेचा की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूजीसी के अध्यक्ष ममिडाला जगदेश कुमार ने बताया कि छात्रों के लिए एक समर्पित 24/7 एंटी रैगिंग हेल्पलाइन है। एग्जैक्ट संख्या बताने से परहेज किया उन्होंने, लेकिन यूजीसी अध्यक्ष ने कहा कि उन्हें देश भर से बड़ी संख्या में कॉल आते हैं। यूजीसी मामलों को दोनों तरीकों से संज्ञान में लेता है, या तो मीडिया रिपोर्ट से या जब उन्हें सीधे शिकायत मिलती है। यूजीसी अध्यक्ष ने तो संख्या नहीं बताई, मगर एंटी रैगिंग सेल के मुताबिक 2023 में देश भर में रैगिंग के 511 मामले सामने आए, यानी हर रोज़ एक से ज़्यादा। इसके बरक्स बीते साल यानी कि 2022 में 810 केसेस रिपोर्ट किए गए थे। हालांकि यहाँ ये बात ध्यान देने वाली है कि आधिकारिक तौर पर दर्ज की गई संख्या असल घटनाओं से बहुत कम होती है। इसी में ये बात भी है कि हाल के सालों में रैगिंग को लेकर जागरूकता कुछ बढ़ी है, यूनिवर्सिटीज़ ने ध्यान देना बढ़ाया है। पर यहाँ एक सवाल उठता ही है कि आखिर कॉलेज का पहला साल पास कर लेने के बाद 18, 19 या 20 साल के इन लड़कों के दिमाग में ऐसा कौन सा दम भर जाता है कि वो जूनियर छात्रों को ह्यूमन बीइंग समझना बंद कर देते हैं। इसके पीछे उनकी मानसिकता क्या होती है, कैसे विकसित होती है, इस बारे में हमने बात की रैगिंग के खिलाफ मुहिम चलाने वाले डॉक्टर राजेंद्र काचरू से। वो 14 साल से रैगिंग के खिलाफ अकेले आंदोलन चला रहे हैं। ये तो हमारे सोसाइटी में है। बहुत सारे बच्चे अपने घर पे देखते हैं डिफरेंट काइंड्स, ऐसा नहीं कि रैगिंग के नाम से, लेकिन देयर इज एन सिस्टम ऑफ सप्रेशन ऑफ थॉट, देयर इज अ हायरार्की ऑफ एज। ये सब चीज होता है हर एक के घर में, हर एक के स्कूल में, कम्युनिटी में, सोसाइटी में। और जब ये कॉलेज में पहुंचते हैं तो ये फ्री हो जाते हैं, देन दे वांट टू एक्सरसाइज देयर अथॉरिटी। वहां उनको मौका मिलता है एक्सरसाइज करने का अथॉरिटी की, बिकॉज हम लोगों ने ये एक्सेप्ट किया है कि ये इस किस्म की चीज जो है एक्सेप्टेबल है। सो इसलिए ये कॉलेजेस में खुल जाता है। तो जब तक कॉलेज में पहुंचते हैं सप्रेस्ड होता है। बुलिंग जो है थोड़ा सा डिफरेंट फिनोमिनन है। बुलिंग का फिनोमिना इस बहुत लोग करते हैं कि बुलिंग का एक्सटेंशन रैगिंग है। मेरे हिसाब से तो नहीं है। बुलिंग वर्ल्ड वाइड फिनोमिना, वर्ल्ड वाइड, चाहे हम अमेरिका जाइए, नॉर्वे जाइए, कहीं भी जाइए, वहां रैगिंग नहीं है। रैगिंग सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका में है। सो दिस इज आवर लोकलाइज्ड फिनोमिनन। इसका साइकोलॉजी अलग है और ये बहुत सालों के सालों से बढ़ते आ रहा है इन द नेम ऑफ ट्रेडिशन, इन द नेम ऑफ कस्टम, इन द नेम ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ आवर रिलीजियस टेक्स्ट्स। बहुत कुछ है इसमें, हम आप उस पर बात नहीं कर सकते, लेकिन आई हैव सीन, आई हैव वर्क, देयर इज अ मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट आवर पास्ट यूज्ड टू बी। तो उसको नए इस सूरत में लाया कि नहीं जी, ये रैगिंग तो होना ही होना है। सीनियरिटी चाहे वो कितना भी यूजलेस हो, उसको आपको मानना ही मानना है। So I sometimes call it a seniority syndrome. We are suffering in India from seniority syndrome, from home to college to office to university to everywhere. और जब इतना सब हो रहा है तब सवाल ये कि रैगिंग के खिलाफ देश में कानून क्या कहता है, कानूनी प्रावधान क्या कहते हैं। अलग से कानून तो है नहीं डेडिकेटेड। 90 के दशक में रैगिंग के मामले बढ़ने के बाद विश्व जागृति मिशन ने सुप्रीम कोर्ट में PIL दायर की। तब पहली बार सुप्रीम कोर्ट रैगिंग की परिभाषा बताती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लिखित या मौखिक
कोई भी ऐसा आचरण जिसमें चिढ़ाना या बुरा व्यवहार करना शामिल हो, जिससे किसी तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ता हो या जूनियर छात्र के मन में डर या आशंका की भावना पनपती हो, या कोई ऐसा काम जो सिलेबस में शामिल ना हो लेकिन जूनियर छात्र से करवाया जाए जिससे जूनियर छात्र के मन में शर्मिंदगी की भावना आए, ये सब रैगिंग में गिना जाएगा। इसके अलावा सीनियर छात्र अगर अपनी धौंस दिखाकर, डरा धमकाकर सैडिस्टिक प्लेजर लेते हैं, यानी जूनियर को परेशान देखकर वो खुश होते हैं, तो रैगिंग में इसको भी गिना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने रैगिंग के खिलाफ गाइडलाइंस जारी कर दी। कोर्ट ने आदेश दिया कि देश के शैक्षणिक संस्थानों में प्रोक्टोरल कमेटी बनाई जाए ताकि रैगिंग को रोका जा सके और इस तरह के मामले को आंतरिक कमेटी ही एड्रेस कर सके। लेकिन कोर्ट ने यहाँ से कानूनी रास्ता खोल दिया एक तरह से। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर रैगिंग इस हद तक की जाए जिससे छात्र हैंडल न कर सके या फिर वो संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता हो तो इसकी शिकायत पुलिस में भी की जाए। पर कोर्ट की टिप्पणियों और आदेशों का असर उतना नहीं दिखा जितना होना चाहिए था। 2009 में अमन सत्यकाचरू नाम के छात्र की हत्या ने देश को एक बार फिर झकझोर दिया। हिमाचल के राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अमन को सीनियर्स ने पीट कर मार डाला और इस मौत को ऐसे दिखाने की कोशिश की गई कि ये तो सुसाइड था, लेकिन मामला पोस्टमार्टम में खुल गया। रिपोर्ट में अमन के शरीर पर चोट के निशान मिल गए और तब रैगिंग का खुलासा हुआ। 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सीबीआई डायरेक्टर आर.के. राघवन की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। राघवन कमेटी ने रिपोर्ट में कुछ सिफारिशें पेश की। इन सभी सिफारिशों को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी ने लागू किया। क्या था इन सिफारिशों में? पहले तो रैगिंग में क्या क्या आएगा, कमीशन ने ये बताया। इनमें 9 चीज़ें गिनवाई गई। क्या क्या? किसी साथी छात्र को चिढ़ाना, उसके साथ अशिष्ट व्यवहार करना, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक चोट पहुंचाना, शर्म की भावना पैदा करना, किसी फ्रेशर से अपना काम करवाना, जैसे सीनियर छात्र कई बार जूनियर से अपना असाइनमेंट बनवा लेते हैं, पैसे वसूलना या ज़बरदस्ती खर्चा करवाना, समलैंगिक हमले, कपड़े उतारना, ज़बरदस्ती अश्लील और भद्दी हरकतें करना, इशारे करना, शारीरिक नुकसान पहुंचाना, ये सब कुछ रैगिंग में ही आएगा। कमीशन ने बताया कि इसे रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए। गाइडलाइंस के मुताबिक सबसे पहला काम ये हो कि एडमिशन के दौरान ही छात्रों से अंडरटेकिंग साइन कराई जाए कि भविष्य में किसी तरह की रैगिंग एक्टिविटी में वो शामिल नहीं होंगे, किसी छात्र की वो रैगिंग नहीं करेंगे। फिर सभी शैक्षणिक संस्थाओं में एक कमेटी हो जिसमें टीचर्स हों, स्टूडेंट एडवाइज़र हों, हॉस्टल के वार्डन हों और सीनियर छात्र भी हों। इस कमेटी का काम हो जूनियर और सीनियर छात्रों के बीच एक पारस्परिक संबंध स्थापित करना और संवाद स्थापित करना। एंटी रैगिंग कमेटी बने, ये भी सिफारिश थी। और अगर ये कमेटी पाती है कि रैगिंग की घटना हुई है तो 24 घंटे के भीतर FIR कराई जाए, यानी कि पुलिस शिकायत। पर 100 बात की एक बात यह कि देश में आज भी रैगिंग के खिलाफ कोई स्पेसिफिक कानून नहीं है। रैगिंग की घटना के बाद मुकदमा इस आधार पर बनता है कि किसी तरह का अपराध किया गया है या नहीं, संज्ञेय अपराध जो कानून के लिए होता है। इस पर हमने बात की कानून के जानकारों से। सुनिए उन्होंने क्या क्या चीज़ें फ्लैग की हैं। रैगिंग के कानूनों की जब हम बात करते हैं तो स्टेट्स ने जो इनेक्टमेंट्स बना रखे हैं इंडिया में, लेकिन यूनिफॉर्मिटी हमको नहीं नज़र आती है कि एंटी रैगिंग के जो लॉज हैं उसमें कुछ एक जैसा हो या कुछ क्लियर हो कि स्पेसिफिक किन चीज़ों को हम रैगिंग कहेंगे। क्योंकि जो डेफिनेशन भी है रैगिंग की, अगर आप देखें हर कानून में, तो इसी तरीके से उसका सजेशन आता है कि भाई बुलिंग हो रही है जिसमें साइकोलॉजिकल और मेंटल प्रेशर किसी के ऊपर पड़ता है जिससे वो अनकंफर्टेबल कोई हो जाता है स्टूडेंट, तो वो रैगिंग की कैटेगरी में आ जाता है। जब रैगिंग करने वाला सैडिस्टिक प्लेजर या फिर पावर की शोइंग के पर्पस की वजह से किसी एक काम को अंजाम दे। दूसरी चीज हम बात करते हैं, जब भी रैगिंग की कोई घटना सुनते हैं हम लोग, तो उसमें एक रिएक्शनरी हमारा ये होता है कि भाई इसमें तो कुछ बहुत ही स्ट्रिंजेंट, बहुत ही कठोर सा होना चाहिए। लेकिन उपेंद्र बख्शी साहब का एक रिमार्क है कि इन इंडिया देयर इज को प्रेजेंस ऑफ टेरर विद द आइडियोलॉजी ऑफ रूल ऑफ लॉ। तो हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ को ध्यान में रखते हुए हमको नी जर्क रिएक्शन नहीं देना चाहिए। रादर वी शुड ऑलवेज थिंक कि हमको ये सोचना चाहिए कि रैगिंग के लिए जो लॉज बने हैं या जो बनाए जाएं उनमें क्लैरिटी हो जाए, ताकि अगर कैटेगरी नहीं बनी हुई है कि कोई एक ग्रेविटी कैसा है रैगिंग का एक्ट या कोई दूसरा एक्शन जो रैगिंग की डेफिनेशन में आएगा उसका हीनियस है या फिर वो कम हीनियस है, उस पर क्लैरिटी होने की ज़रूरत है। यहाँ एक बात समझने लायक है कि जब कोई रैगिंग का केस आता है तो कानूनी तौर पर परिवार को किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। 2009 में अमन काचरू केस के बारे में हमने आपको बताया ही। अमन के पिता राजेंद्र काचरू ने पूरी मुहिम चलाई थी, रैगिंग के खिलाफ आंदोलन खड़ा किया। राजेंद्र इस बारे में क्या कहते हैं, आप सुनिए। मैंने भी
बाकी जैसे पेरेंट्स है सोचा था कि बच्चा कॉलेज में गया, ही इज इन सेफ हैंड्स, दिस इज व्हाट, इन सेफ हैंड्स। वी ऑलवेज बिलीव दैट वंस हमारा बच्चा कॉलेज में जाएगा, हॉस्टल में है, सेफ हैंड्स में, कोई ना कोई देखने वाला है। लेकिन वो गलत है, वो मुझे उसी वक्त समझ में आ गया। इट वाज माय बिगेस्ट ब्लंडर इन लाइफ। हमने ध्यान नहीं दिया कि सेफ नहीं है। लेकिन उसके बाद सभी लोगों ने मेरे पास बोला कि भाई वो जो जिन लोगों ने आपके बेटे के साथ ये किया उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए, उनको कई लोगों ने बोला फांसी पर चढ़ा दो, ये कर दो। सो आई वाज अगेंस्ट दिस होल आइडिया। आई सेड उससे क्या होएगा, एक लड़का मर गया, 4 और मरेंगे। वी आर नॉट रिफाइनिंग, वी नॉट, इन माय ओपिनियन, मैंने उस वक्त बोला कि मेरे बेटे को जस्टिस तब मिलेगा व्हेन दिस प्रॉब्लम इज रिजॉल्व्ड, फिनिश्ड, दैट्स द करेक्ट जस्टिस। अदरवाइज 2-4 लोगों को और आप जेल में डाल दो, फांसी पे लटका दो, उससे कुछ नहीं होता। प्रोफेसर काचरू से हमने पूछा कि उनके खुद के केस में उनके बेटे के दोषियों को 4 साल में रिहाई मिल गई। इन मामलों में प्रशासन का रवैया क्या रहता है और आगे का रास्ता क्या हो सकता है? आप चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी कॉलेज हो, कोई भी ब्यूरोक्रेटिक सेटअप हो, चिट्ठी लिखने से ये नहीं होता। क्या आपने एक सर्कुलर लिखा, 50,000 कॉलेजेस को एक सर्कुलर दे दिया, कहा कि आपको कंप्लायंस करना है, ये हमारा रेगुलेशन है, ये नहीं होता है। अगर होना होता तो तब तक अभी तक हो चुका होता। तो हमने उस वक्त भी बोला, हालांकि देयर वाज अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस टू दिस, हमने उनको बोला ये टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम है, यू हैव टू हैंडल इट विद टेक्नोलॉजी। जो प्रोग्राम मैंने उस वक्त डिजाइन किया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव किया, इसके 4 कंपोनेंट है, बहुत डेफिनेट क्लियर कंपोनेंट्स है। पहला कंपोनेंट है कि जहां जिसको रैगिंग हुआ उसको मदद चाहिए, सो वी सेट अप ए हेल्पलाइन एंड इट इज नॉट ए कॉल सेंटर। ये कॉल सेंटर जैसा हेल्पलाइन नहीं है, इसमें बच्चा इन्वॉल्व है, वो अपने केस को मिनट मिनट ट्रैक करता है। हमने कहा कि तभी बच्चे में कॉन्फिडेंस आएगा बोलने के लिए, नहीं तो वो कभी मुंह नहीं खोलेगा, नहीं तो वो खोल देता पहले ही, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है। तो until you give him that confidence, और उसमें टेक्नोलॉजी, यू नीड टू यूज वेब टेक्नोलॉजी, जो कि हम बात कर रहे हैं वो उसको सुनाई पड़ रहा है, वो देख रहा है। दूसरा कंपोनेंट है कि आपको 20 मिलियन स्टूडेंट्स के माँ बाप के साथ बात करनी। यू हैव टू मेक देम अवेयर दैट नॉट ऑल इज वेल, इट इज नॉट ऑलवेज सेफ, वहां सेफ नहीं है। And they should see even the smallest signs of distress in their children. They should watch out for the smallest signs. तो हमने कहा अगर आप 20 मिलियन लोग माँ बाप से बात करेंगे, उनका डेटाबेस चाहिए, तो टेक्नोलॉजी की बहुत जरूरत है। We create an online system, online affidavit to create the database. और उसके बाद हम लाखों लोगों को ईमेल भेज देते हैं रोज के रोज। तीसरा जो है that is compliance. कंप्लायंस जो है कि आपको कॉलेजेस को, कॉलेज प्रिंसिपल्स को याद दिलाना, ये प्रॉब्लम जिंदा है, ये आपको करना है। रेगुलेशन बोलता है आपको पोस्टर लगाना है, आपको मीटिंग करना है, आपको वर्कशॉप करना है, आपको बच्चों के साथ बात करना है, कॉन्फिडेंस देना है। दैट कंप्लायंस हैज टू बी डन, दैट मींस यू हैव टू टॉक। सो वी नीड अनदर कॉल सेंटर व्हिच इज आउट कॉलिंग। सुनने के नहीं, बात करेगा, कॉलेज प्रिंसिपल के साथ रोज बात करेगा, 1 महीने में एक बार करेगा। और चौथा जो है इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग। आपको एक नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी चाहिए जो इसको देखती रहेगी, और जो बच्चा बोलता है कि उसका वो सेटिस्फाइड नहीं है, उसको सेटिस्फाइड कराने का तरीका, वो उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो ऑल इंडिया काउंसिल में बात करेगा, मेडिकल काउंसिल में बात करेगा, डेंटल काउंसिल में बात करेगा। तो ये 4 कंपोनेंट्स का प्रोग्राम बनाया गया। आपने प्रोफेसर काचरू को सुना। उनकी चिंता है कि बीते 2 सालों में वापस रैगिंग के मामले बढ़ रहे हैं और इसका सीधा कारण है सरकार और प्रशासन की नाकामी। उन्होंने हमें बताया कि कोरोना के बाद से यूजीसी ने एंटी रैगिंग प्रोग्राम का हाथ छोड़ दिया। ब्यूरोक्रेट्स की उपेक्षा की वजह से रैगिंग के मामले वापस बढ़ने लगे। अधिकारी रैगिंग को खारिज करते हुए कहते हैं कि ये इस तरह के शोर शराबे के लायक नहीं है। कई मेडिकल कॉलेजेस तक में कहा जाता है कि टफ बनो, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, सहानुभूति और बौद्धिक विकास को कुचलने के लिए 3rd डिग्री टॉर्चर तक किया जाता है और जवाब मिलता है टफ बनो। हमने आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी का मामला बताया, रैगिंग को लेकर जो उपलब्ध आंकड़े थे वो भी बताए, लेकिन आज इस मुद्दे को कवर करते हुए हमें भी एक बात का पता चला, हमारे लिए ऐसी खबरों के मायने क्या हैं, हम इन खबरों को किस नज़र से देखते हैं, किस लेंस से। एक क्रिमिनल केस
दोषी जिसमें सज़ा का पात्र होगा, लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि यहाँ कल्प्रिट भी विक्टिम ही है, एक ऐसे सिस्टम का विक्टिम जो विचारों का दमन करता है। बकौल जवाहरलाल नेहरू, एक विश्वविद्यालय मानवता, सहिष्णुता, तर्क, विचारों और सत्य की खोज के लिए होता है, मानव जाति के उच्चतर उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए होता है। आप यूनिवर्सिटी में जिज्ञासा लिए जाते हैं। रैगिंग केवल क्रिमिनल केस नहीं है, ये बुद्धि, तर्क और जिज्ञासा का सीधा साधा दमन भी है, और इसको रोकने में जितना रोल सरकार या प्रशासन का है उतना ही समाज का भी, हमारा और आपका भी। ये था आज का दिल्ली ऑन टॉप शो। अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी ऐसी कामना के साथ आज विदा ले रहे हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया, शुभ रात्रि।